नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबी मनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमने हिंदी के बारे में वर्णमाला और सामान्य परिचय उसका लिया था, वर्णों के बारे में, स्वरों के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ रहे हैं संधि। तो आपको अच्छी तरह पता है संधि की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि वर्ण होते हैं। अब वर्ण क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये क है और इसमें ए मिला है, तो ये क्या नाम है, क, ठीक है ना। तो अब क नाम है, इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये तो बना वर्ण, जैसे कि मान लीजिए ये जो वर्ण है और ये आगे जैसे स्वर और व्यंजन है, और ये एक मान लीजिए वर्ण बना है भाई, जिसमें व्यंजन बोलेंगे इसको। अब देखें इसके बाद में, अब आप कोई शब्द ले रहे हैं। मान लीजिए आपने नाम लिया राम, और फिर आपने नाम या एक लिया, मान लिया अयन। अब राम अयन, तो ये वर्ण और ये वर्ण, ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे तो कोई विकार उत्पन्न हो गया, अर्थात में का मा हो जाएगा। तो ये क्या चीज है, यहां पर जो विकार उत्पन्न हुआ है ना, इसको कहते हैं संधि। और यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं संयोग। याद रखना यह चीज। तो हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और संधि की परिभाषा लिखते हैं पहले, उसके बाद में इतना सरल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे संधि की परिभाषाओं को। तो देखें, आज जो संधि है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये ठीक है। संधि, और संधि की परिभाषा की बात करें तो मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं ये, ठीक है। अब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब हमने संधि की परिभाषा तो लिख ली, लेकिन आप अब देखें कि याद रखना, यदि कोई मान लो शब्द हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो शब्दों में क्या होता है, जो भी नए शब्द आए, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के लिए देता हूं। मान लीजिए कि जैसे कि राकेश नाम है, राकेश, और इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा राका प्लस इस, राका प्लस इस। मेरे कहने का मतलब समझना आप, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो दोनों शब्द लिए हैं और इस दोनों में शब्द, यानी सार्थक शब्द है, ये अर्थ देने वाले हैं। याद रखना ये चीज। संधि जब होती है, जब क्या चीज है, दो शब्द है, दो शब्द आपस में मिल रहे हैं। हाँ, हालांकि मैंने यह वर्णों की बात कही है ना, तो बात यह है कि ये वर्ण और ये वर्ण ये आपस में मिलेंगे तब विकार उत्पन्न होगा। लेकिन बात यह भी है कि ये दोनों शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ण दो मिला लिए, हाँ, यानी शब्दों में जो हम देखें दो वर्ण है, ये दोनों मिलने चाहिए। और शब्द हमेशा क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ये शब्द और यह शब्द दोनों सार्थक होने चाहिए। आप कहेंगे सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब होता है अर्थ देने वाला। अर्थ देने वाला मतलब इसका भी अर्थ आना चाहिए, इसका भी अर्थ आना चाहिए, और फिर इनसे जो नया शब्द बनता है उनका भी अर्थ आना चाहिए। तो देखिए आप, अब राका, राका जो किसका पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है। रात, रजनी, राका, वामा है। तो ये जो राका है ये रात का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, रात। और इस यानी वह जो भगवान, इस यानी भगवान, तो ये भगवान, ये भगवान। तो इसका मतलब रात और भगवान, और ये दोनों आपस में मिले तो ये कौन बना, रात का भगवान, ये रात का स्वामी। और रात का स्वामी कौन होता, चंद्रमा। तो ये जो राकेश शब्द हैं ये हम देखें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है।
रा क्या शब्द किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अब आप देखो, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इसका मतलब यह है यानी पूर्णिमा की रात का स्वामी, अर्थात रा का प्लस इस, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आप जो संधि करेंगे तो उसमें जो दो वर्ण हैं आपस में मिलेंगे तो उत्पन्न विकार है, वहां उसको संधि कहेंगे। संधि की एक बढ़िया तरीके से हमने परिभाषा लिख ली, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि दो शब्द हैं, दोनों शब्दों का अर्थ होगा, और जो नया शब्द बनेगा उसका भी अर्थ होगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो नेक्स्ट सॉरी, अब हम देखते हैं जो संधि के प्रकार के बारे में। तो ये देखिए, संधि के प्रकार। आप कहेंगे फिर संधि के क्या प्रकार है? देखो, कभी स्वर मिलते हैं, कभी व्यंजन मिलते हैं, कभी विसर्ग मिल जाए, तो दोनों तीनों को मिला करके अलग अलग तीन परिभाषा बना लेते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो ये संधि के प्रकार के रूप में देखें तो कितने प्रकार हुए? तीन। कितने प्रकार हुए? तीन, ठीक है ना, दो और तीन। और कौन कौन से हुए? एक हुआ स्वर संधि, स्वर संधि, एक हुआ व्यंजन संधि, और एक हुआ विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि के प्रकार कितने हैं? तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हालांकि इनके जो आगे के प्रकार हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन अब देखें, आप संधि के प्रकारों की बात आई तो आपने अच्छी तरह जाना कि संधि के प्रकार कितने हैं? तीन हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्वरों का मेल होगा, या व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इनकी एक बड़ी अच्छी तरीके से मैं परिभाषा तैयार करता हूं। आप देखिए, ये देखिए परिभाषा, किसकी किसकी परिभाषा बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं यहां लिख रहा हूं स्वर, स्वर, जादुई ट्रिक है, आप जरूर थोड़ा गौर कर लेना, परिभाषा बन जाएगी। व्यंजन और विसर्ग, और विसर्ग, हो गया। स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन, विसर्ग विसर्ग। अब इधर देखो, आप इधर इधर क्या करते हैं हम, जो स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। एक मिनट, चलो ये रख लेते हैं। देखो, मैंने ऐसे लिखा है स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन, विसर्ग विसर्ग। इधर लिखा है स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। आप ये गौर कर लो कि आप ऐसा तो बना सकते हो। यदि आप ऐसा बना सकते हो तो ऐसा समझ लेना, मैंने आपको स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा याद करवा दी है। आप कहेंगे कितना सरल है, दो स्वर, दो व्यंजन, दो विसर्ग लिखने हैं, इधर स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन लिखने हैं। फिर अब कैसे परिभाषा कैसे तैयार हुई, तो देखो, आप मैं अब थोड़ा इसको पेन को थोड़ा भिन्न कर लेता हूं, ये ठीक है। हाँ, तो अब मैं जिनके डब्बा बना रहा हूं ना, उनको एक संधि नाम देंगे। एक तो बनाया ये डब्बा, ठीक है। फिर फिर एक डब्बा बना दिया ये, क्योंकि विसर्ग को अलग कर दिया, विसर्ग को अलग करते एक डब्बा बन गया हमारे, ये डब्बा बन गया। और तीसरा डब्बा बना ये, हो गया। अब देखो, आप जो हमने डब्बे तो बना दिए, इनका क्या नाम है, स्वर संधि। हालांकि हम लिखेंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास करना, ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े, सीधा एक बार में ही समझ में आ जाए। इसको कहेंगे व्यंजन संधि। क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। बार बार रिवीजन की भी आवश्यकता होती है,
कोई भी अपने दिमाग के अंदर कैसी भी चीज हो उसको स्थायी करने के लिए आपको उनका अभ्यास करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। लेकिन याद रखना, ये एक ऐसी चीज मैंने तैयार की है जिसके रिवीजन की आवश्यकता नहीं होगी, और यह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो सके कहीं भूल में आप संधि में नाम ऐसा बना दो ना, तो भी आप समझ लेना ये सही है, दोनों नाम ही सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, ठीक है ना। अब देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों की मैंने परिभाषा तैयार की। परिभाषा एक बार मैं बोलता हूं, आप गौर करना। जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो और उनसे उत्पन्न जो विकार हैं, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि। जब स्वर का व्यंजन के साथ, स्वर का व्यंजन के साथ, अथवा व्यंजन का स्वर के साथ, अथवा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो और उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। जब विसर्ग का स्वर के साथ अथवा जब विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल हो तो उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। याद रखना ये चीज कितनी सरल है, केवल उनके साथ के साथ जो बोल के आप ऐसे अथवा अथवा बोल देना। यानी ये लाइन बोलने के बाद आप अथवा लगाओ और फिर नेक्स्ट लाइन में अथवा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की मैंने यहाँ परिभाषा तैयार किया है। तो अब आप इसको मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि बड़ी अच्छी किताबों के अंदर बड़े अच्छे ढंग से लिखा गया है, लेकिन फिर तो आप वहां से लेंगे। आपके अंदर समझ विकसित होना जरूरी है, और वो समझ मैंने विकसित कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वर संधि की परिभाषा लिखाएं तो जरूर लिख देंगे। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो, क्या कहलाएगा? जो जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो, मैंने अभी बोला आपको कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो और उनसे उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि। जब स्वर का व्यंजन के साथ अथवा जब व्यंजन का स्वर के साथ अथवा जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो तो क्या कहेंगे? उसको व्यंजन संधि कहेंगे। और जब विसर्ग का स्वर के साथ अथवा जब विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल हो तो उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। तो हमने अब जाना है परिभाषा के रूप में, आप देखें, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में कौन कौन सी जो स्वर संधि के प्रकार है वो देखेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा तो आपने जान ली, सीधा स्वर संधि के प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, स्वर संधि। आप देखो, स्वर संधि के प्रकार, या मैं शॉर्ट में लिखूं बात, तो बात ये है, आप समझ गए होंगे। ये मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो आप, ये ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है? इधर यहां पर देखो, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। तो इधर भी 11 स्वर आएंगे और इधर भी 11 स्वर आएंगे, बारी बारी से सारे आएंगे और आपस में क्या करेंगे? इनका जो परिवर्तन होगा मेल, तो उनको क्या कहेंगे? स्वर संधि। देखें यहां पर इस प्रकार यदि आप 11 इधर 11 इधर करेंगे ना, तो इसमें आपके संधियां बनेगी। वो देखें, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि के प्रकारों की बात करें तो यह ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्वर संधि के प्रकारों की बात करें तो आप देखें प्रकार कितने हैं। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयधि। ये ठीक है। और अब देखें, आप सीधा दीर्घ संधि भी लिख सकते हैं और दीर्घ स्वर संधि भी लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो आप यह ऐसा समझ लो, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि,
और ए आदि स्वर संधि। ये अब आप ये स्वर वाला नाम है, ये यदि न लिखो तो भी राइट है, क्योंकि ये तो अपने आप में संधियां होंगी जो दीर्घ गुण वर्दी यण आदि है ये, ठीक है ना। अब दीर्घ संधि के अंदर क्या होगा, जो ह्रस्व स्वर है वो मिल करके और बड़े हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। गुण संधि के अंदर क्या है, अब देखें, यदि आप यहाँ पर हम जो प्रकार देखेंगे, यदि ए आ के साथ में पहले देखेंगे कि ए आ के साथ में कौन कौन आए तब कैसे होता, तो गुण में ए आ के बाद में ई उरी आ जाए, और यदि संस्कृत की बात करें तो लृ भी आ सकता है, क्योंकि आता है वो। और वृद्धि संधि के अंदर यदि देखें तो ए आ के बाद में ए आई ओ औ आ जाए, और यण संधि के अंदर यदि ई उ री के बाद में जो हम देखें कोई स्वाद जो स्वर आ सकता है जो असमान हो, यानी समान नहीं होना चाहिए, यदि समान होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अयादी संधि के अंदर, अयादी संधि के अंदर जो ए आई ओ औ है उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, खुद भी आ जाए ए आई ओ, तो वो अयादी संधि होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो स्वर संधि में जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है, देखो जो संधि के मान, ये कि संधि की परिभाषा देखी हमने, किस प्रकार संधि की परिभाषा होती है, और उसके बाद में हमने देखा कि ये जो संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार के बाद में हमने जाना कि किस प्रकार परिभाषाएं होती हैं, परिभाषा बनाई, शॉर्ट बनाया। उसके बाद में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, तो स्वर संधि के बारे में यह पढ़ा कि ये इस प्रकार, मान लो जो इधर 11 स्वर आएंगे, इधर 11 स्वर आएंगे। फिर स्वर संधि के प्रकारों में देखें तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादी, ये देखा। अब हम थोड़ा सा इनको समझ लेंगे, मैं मोटा मोटी समझा देता हूं, उसके बाद में अगली जो क्लास में हम दीर्घ संधि को सीधो एग्जाम्पल लेके हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको बताता हूं दीर्घ संधि के अंदर क्या चीज है। तो देखो मैं एक ही बोर्ड पर सारी चीज दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि सबको लेता हूं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं कि स्वर कितने हैं, ठीक है। तो देखो ये स्वर लिख रहा हूं मैं, ए आ ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। ये 11 स्वर हैं और ये दोनों तरफ में आने चाहिए। एक और बताऊं मैं आपको बात, ये देखो इसमें देखें, यह है प्रथम पद। कौन सा पद है? प्रथम पद। और यह है अंतिम पद या द्वितीय पद बोले, अंतिम या द्वितीय, यह आप बात ध्यान रखना, ठीक है। और इस प्रथम पद के ये ना ये है अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है? संधि होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। तो अब आप देखो, पहले मैं बना लेता हूं इधर जो ए आ को रखता हूं, ए या आ, इनमें से यदि कोई आ जाए और इनके साथ में देखो, इनके साथ में मान लो ये खुद आ गए, लो ई, इनको दोनों को बुला लेते हैं, ऊ को भी बुला लो भी, और इधर देखें तो आप जो, अच्छा सेम टू सेम लिख लेते हैं, ई और ये बड़ा ई, ये ऊ और ये बड़ा, हो गया। और फिर देखें तो री की बात है। अब री के अंदर बड़ा तो होता नहीं है वो, तो री को जो हम देखें यहाँ पर जो संस्कृत के अंदर री को बड़ा वर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ए आ ई ऊ। अब ये है ना आपस में ये सेम है, देखो ए आ और ए आ दोनों सेम है, तो क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा, आ बनेगा। ये दोनों सेम है तो इस कारण ई बनेगा, और ये दोनों सेम है इस कारण ऊ बनेगा। अब ये जो दीर्घ बने ना, इस कारण आप देखें ये जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ए आ के साथ में, ई के साथ में, ओ के साथ में, और जो अपने खुद के हैं वो आगे, ठीक है। तो फिर हम देखें, अब ए आ के बाद में जो इनको थोड़ा भिन्न रखता हूं, ठीक है, ये लिखते हैं। अब देखें ए आ के बाद में और कौन है? ए आ के बाद में यदि ई कौन सा भी दोनों में से, और ऊ दोनों में से, और री, ठीक है। ये यदि आ जाए तो आप देखो
अब ए आ ई उ जो भी है ये साथ में आएगा तो इनका क्या बनेगा, इनका बनेगा ए, इनका क्या बनेगा ओ, और इनका क्या बनेगा आर। अब ये देखो तो ए आ के साथ में अब देखो आप कौन कौन आए हैं, ए आ के साथ में कौन आए, ई उ री आ गए। ए आ बैठा था, सारे बैठे थे, सबको बोला आपस में आप हाथ मिलाओ। अब आपने देखा कि ए आ है, इसने ए आ से हाथ मिला लिया, खुद वाले से तो मिला लिया, फिर यहां आया, अब ये ई उ री इन सबसे मिला लिया। आप कहेंगे अब ए आई ओ बाकी है ए आ से, देखें आप ये पहले रहा है, ठीक है ना, तो अब हम यही लिखते हैं, वही बात लिखेंगे इसको ये पे, ठीक है, भिन्न रखेंगे थोड़ा। तो देखो अब ए आ आए और आके किन से मिले, ए आई ओ औ से मिले, ए आई और ओ औ से मिले, ये ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इन दोनों का आई बनेगा और इन दोनों का औ बनेगा, और ये कौन सी संधि हुई, हम देखें तो ये हुई वृद्धि संधि। कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि, ठीक है। तो दीर्घ गुण वृद्धि हो गई। अब यण की बात करते हैं। आप कहेंगे सर ए आ के बाद, ए आ मान लीजिए किसी के घर जाके किन किन से मिला, ए आ खुद से मिला, ए आ ई उ री इन सब से मिला, तो ई उ री तो ये चार है, ये चार, कहने का मतलब है ए आ प्लस से पहले प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आ गया है। अब आप कहेंगे सर ये पीछे भी आना जरूरी है, चलो ठीक है। आप कहेंगे सर ई उ है, ये प्रथम पद में केवल स्वयं के साथ में या दूसरों के साथ में नहीं है, तो देखिए यही लिखते हैं हम, तो जो पेन है थोड़ा भिन्न रखते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी, यह है, ठीक है। तो ई और ई दोनों हो गए, और ऊ दोनों हो गए, और आप कहेंगे वो री को भी लेके आ जाओ, तो ये री को भी, और संस्कृत में तो हम लरी को भी लाते हैं, हाँ, तो इनके साथ में अब आप देखेंगे, मैंने आपको बताया ए उ, अब देखिए री मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि री बड़ा नहीं होता है, इसका मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना, तो संस्कृत की बात है, संस्कृत में बड़ा होता है। यहां पर देखें आप ई उ, ये ई उ और री भी आ गया पहले, ठीक है। अब री पहले आ गया, ये बोल रहा है सबको बुला लो, तो इनके अलावा असमान स्वर, आप कहेंगे सर असमान स्वर क्यों लिखा, सब सारे स्वर लिख देते ताकि एक साथ में आ जाते, झंझट खत्म हो जाता। ऐसी बात नहीं है। यहां पर देखें, यदि ई उ री में यदि स्वर लिखते तो ई आ जाता, और ई आता तो संधि तो यह होती, दीर्घ संधि, हाँ, इस कारण मैंने लिखा है असमान स्वर। और फिर देखें आप ये जो है ये, इसमें आप देखें, अच्छा मैंने वो नहीं लिखा क्या, एक मिनट, इनसे बनता क्या है, ये और ये, इनसे बनता है ये, इनसे वे और इनसे रे, ठीक है। ये ध्यान रखना। आप बोलेंगे सर ले को नहीं बनाया, लेदरी से बनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब ये कितनी हुई, स्वर मिल रहे हैं सारे, देखें ये कितनी हुई, चार, दीर्घ गुण वृद्धि यण। आयादी की बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ई उ री है, ये पहले आ गए, और पहले आके इन्होंने सबको बुला लिया, ठीक है। अब आप देखें, यदि ए आ पहले आ गए, ई उ री तक पहले आ गए, ए आई ओ औ क्या पहले आया है क्या, प्लस है, नहीं आया, तो यही लिखता हूं, तो इसे लिख देते हैं ए और आई, ये करते हैं ना, ए आई और ओ अच्छा इसकी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे होगा, ठीक है। और अब देखो आप ए आई ओ औ है, ये किन्हीं के साथ में पहले आके मिले हैं क्या, खुद के साथ मिले, नहीं मिले, खुद के साथ में नहीं मिला तो स्वर ही लिखो ना, ये स्वर। कहने का मतलब है यदि ए के बाद में ए आता है तो दीर्घ संधि नहीं होगी, अयादी संधि हो रही है,
तो अब इस ए आई ओ औ का क्या बनेगा? तो देखें, इसका बनेगा आय, इसका आय, इसका अव, इसका आव। ठीक। अब आप देखो, अय आय अव आव बन गया। संधि का नाम लिखना बाकी है, कौन कौन सी संधि है, किस डब्बे में किस प्रकार की संधि होगी। उससे पहले हमारे एक वादा हुआ था कि ये जो 11 जो स्वर है ना, ये 11 स्वर है, ये प्लस है, इधर भी रहना चाहिए सब और इधर भी रहना चाहिए, गिनती करेंगे, यदि नहीं है तो गलत है। हाँ, तो देखते हैं। मैंने आपको बताया ए आ के बाद सब एक टू एक टोटल आएंगे, तो ए आ के बाद ए आ गया, ई ऊ री, ये ए ई ऊ री सब आ गए ए आ के बाद में। फिर अब देखे ए आई ओ औरा, ये ए आ के बाद में ए आई ओ औ हो गया। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ए आ को पहले बुला लिया, ई को बताओ। ई के बाद में ई वाला खुद आ गया, इसके बाद में ई के बाद में ये ऐशमान स्वर का मतलब सारे आगे बाकी। ठीक। ऊ के बाद में बताओ, तो ऊ के बाद में ऊ वाला आ गया खुद का, और ऊ के बाद में ऐशमान स्वर का मतलब सारे आगे स्वर। ठीक। अब आप कहेंगे सर री का बताओ, तो री का देखें आप, जो हम इसमें लिख रहे थे, है ना, जो री समान था नहीं, तो री समान था नहीं, तो क्या करें, बड़ा नहीं होगा। तो री ने यहां बोला कि आप मेरे वाले सारे आ जाओ, तो देखो री है, ऐशमान स्वर हो गया तो सारे आ गए। ठीक। री खुद, जो री खुद है, ये री साथ में मिलेगा, तो मैंने री आपस में री से मिलेगा तो बड़ी री, तो मैंने कहा जो संस्कृत में होती है हिंदी होती है। ठीक है। तो री के साथ में ऐशमान स्वर का मतलब सारे आ गए। ठीक है। अब आप देखें री वाला हो गया। अब ए आई ओ, आप कहेंगे सर ए आई ओ कहां है, ये रहा देखो ए आई ओ प्लस स्वर, सारे स्वर आ गए। बोलो मेरे वाला कोई लेके आ जाओ। ठीक। अब आपने पहले तो सारों को रख लिया, अब सेकंड पद में सारे हैं क्या, देखो ये देखो ए आ खुद वाले के साथ में बैठा है। ठीक है। अब ए आ और बाद में कहां है, दूसरों के साथ में, तो देखो आप ये यहां पर देखें ए आ ए आई ओ के साथ में बैठा है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ए आ है खुद वाले के साथ में हो गया, ए आई ओ के साथ में हो गया, ई ऊ री के साथ में नहीं है, ये देखो यहां पर ए आ ई ऊ री के साथ में है। सेकंड पार्ट में ए आ मिल गए। देखिए ई ऊ जो री है, ये देखते हैं कहां पर है, तो ई इधर स्वयं वाले से मिल गया, और फिर ई आया इधर इनसे मिल गया, और फिर ए समान स्वर में यहां पर देखे, नहीं सॉरी यहां देखे ये ए आ से मिल गया, तो बाकी किसी से रहा, देखो ई ऊ री है, ये ए आ से मिले, फिर अपने अपने खुद से मिले, और फिर अब कौन रहा, ए आई ओ, ये यहां पर ए आई ओ से मिले। ठीक है। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे ए आई ओ, तो मैंने कहा ए आई ओ ये शुरू में यहां पर आके अब खुद वालों को लेके आ गए और साथ में स्वरों को भी लेके आ गए, तो यहां पर मिल गए। आप कहेंगे बाद में कहां पर मिले, तो हमने बाद में यहां पर देखा, देखें ए आई ओ को ए आ के साथ में मिला के ये बाद में। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर ए आई ओ है, ये पीछे रहेंगे, और इधर ई ऊ री वो कहां है, तो वो ऐशमान स्वर में यहां पर बैठा है। ठीक है। एकदम पूर्णतः हमने सारी बात की। अब देखिए आप इसको क्या नाम देंगे, थोड़ा इनको एक अलग ही भिन्न कलर में बनाते हैं, जो आपको दिखना भी चाहिए ना। ये देखो, अब यह कौन सी हुई, दीर्घ संधि, यह कौन सी हुई, गुण संधि, यह कौन सी हुई, वृद्धि संधि, यह कौन सी हुई, यण संधि, और यह कौन सी हुई, जो अयादी संधि, अयादी। ठीक है। तो हमने आज जो दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी स्वर संधि के जो प्रकार है उनको एक शॉर्ट रूप में समझाया कि किस प्रकार है, कौन सा जो ये, यदि आपको इतने याद है, समझ में आ गई ना, ये जो स्वर हैं इस स्वरों को दोनों तरफ लेके और आपने किस प्रकार हल किया। अब याद रखना, यदि इतना आपके दिमाग में सेट हो गया ना, तो ऐसा समझ लेना आपके स्वर संधि क्लियर है। हम उदाहरणों के आधार पर आगे समझेंगे स्वर संधि को, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। आप कहेंगे सर हमारे समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये तो ए आ मिलते हैं तो कब ई होता है। देखो जब समान मिलेंगे ना, तो इनकी बड़ी जो मात्रा है वो लगेगी। ठीक है। ये समान समान हो गए। आप कहेंगे सर इसका मतलब ए आई ओ औ है, ये बड़े मिलेंगे तो आई होगा, नहीं, यहां पर आय आय औ औ होगा, ये याद रखना।
फिर आप कहेंगे सर ए आ के साथ में ई उरी बन तो ए और ए ओ अर, और इधर देखें ए आ के बाद ए आई ओ तो आई ओ, ये बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना ये चीज, यहां पर ये बड़े हो रहे हैं। और ई उरी है, इसके साथ में यदि एस वन स्वर मिले तो ये बह रहे हैं, और ये देखें ये बह रहे हिंदी के अर्ध स्वर 3 ले है वो संस्कृत का बनेगा, संस्कृत के अंदर अर्धस्वरों की संख्या 4 मान लेंगे, ठीक है ना, तो ये य वैर को अर्धस्वर मानेंगे। अब तो इस प्रकार हमने जो आज पढ़ा है संधि का जो बेसिक जो ग्राउंड तैयार किया है, अब कल हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में, फिर दीर्घ गुण वृद्धि आदि को कंप्लीट करके और फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में जाएंगे। तो मुझे एकदम उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया है। आप इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े रहे, और आप यदि इस प्रकार मान लो जुड़े रहेंगे तो हम हिंदी व्याकरण का और साथ साथ में संस्कृत व्याकरण को भी एकदम पूर्णतः कवर करेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।